नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में हुए चुनाव और उपचुनावों में 183 विधायक जीतकर भेजे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत गुजरात में हुई, जहां पर 156 विधायक बने, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में लाया नहीं जा सका, लेकिन 25 विधायक वहां भी जीत कर आए। इसके अलावा कई स्टेट में उपचुनाव भी हुए, बिहार में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, उड़ीसा में हुए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी असेंबली के लिए उपचुनाव हुए, एक एक सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर। लेकिन इसमें से भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार जीत कर आए, बिहार से एक और उत्तर प्रदेश से एक। लेकिन अगर देखा जाए तो इस चुनाव और उपचुनावों में 183 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने, लेकिन उसमें से 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये ऐसा कमाल कर दिया जिसके कारण विपक्ष पूरी तरीके से परेशान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह हैरान हो गए हैं। उन्हें भी इस बात का भरोसा नहीं था कि इन 2 जगहों पर हैरान करने वाली खबर आएगी, क्योंकि ये 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये आगे 2024 के लिए पूरे समीकरण को बदलने वाला था। इन 2 विधायकों के कारनामे देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और स्ट्रेटजिस्ट, रणनीतिकार सब नजरें गड़ाए हुए थे, क्योंकि इससे 2024 में लोकसभा की 120 सीटों की तस्वीर बदलने वाले थे, समीकरण बदलने वाले थे। बात कर रहे हैं बिहार के कुढ़नी सीट से उपचुनाव हुए और उसमें बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए समीकरण के संकेत मिलने वाले थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी उपचुनाव हुए और वहां से भी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों की तस्वीर के लिए भारतीय जनता पार्टी के समीकरण पर विचार किया जाना था। लेकिन दोनों ही जगह पर जो भाजपा के 2 विधायक हुए, इन दोनों ने लोकसभा में 120 सीटों के लिए एक समीकरण को ऐसे बनाया कि पूरा विपक्ष परेशान हो चुका है। लगने लगा है कि अब नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है और बिहार में तो यह स्थिति है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के लिए इस्तीफे की मांग की जाने लगी है और उनका प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने का सपना भी टूट गया है। तो बात करते हैं पहले विधायक केदार प्रसाद गुप्ता से, जो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जीत कर आए। लगभग 3500 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 3500 वोट मायने नहीं रखते हैं। ये मायने रखता है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, क्योंकि यह उपचुनाव केवल बिहार के विधानसभा के लिए नहीं था, बल्कि लोकसभा में समीकरण बनने और बिगड़ने की तस्वीर भी इससे सामने आने वाली थी। कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ वो राजद की सीट थी। राजद के अनिल सहनी वहां से विधायक थे और उनके ऊपर फर्जीवाड़ा का मामला चल रहा था। उन्होंने विधानसभा के सदस्य रहते हुए दिल्ली और बिहार के बीच फर्जी तरीके से फ्लाइट की टिकट बुक करवाई थी और ये जो यात्रा भत्ता होता है उसको लेने के लिए ये फर्जी टिकट का इस्तेमाल किया था, जिसके ऊपर आरोप लगे और फिर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। इसके बाद वहां उपचुनाव की घोषणा की गई और फिर राजद और जदयू के बीच इस बात की चर्चा चलने लगी कि इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा। चूंकि इससे पहले 2 उपचुनाव विधानसभा के लिए बिहार में हो चुके थे, एक मोकामा और एक गोपालगंज में। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और मोकामा में भी भाजपा और राजद के बीच टकराव हुए थे। मोकामा में अनंत सिंह की बीवी जीत कर आई, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सीट बरकरार रखी। वहां पर भी यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार वहां प्रचार करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि महागठबंधन एक तरीके से
आगे की रणनीति भी बना रही है। प्रधानमंत्री के दावेदारी के तौर पर नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए राजद भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है ताकि तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपी जाए। लेकिन वो उपचुनावों में बराबरी का टक्कर हुआ। गोपालगंज में जहां लालू यादव का गढ़ है, घर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट पहले भी थी और उसके बाद भाजपा ने बरकरार भी रखा। यह भी एक बड़े संकेत थे, क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद एक तरह से बड़ा टेस्ट माना जाता था। पहला कि क्या जदयू और राजद के बीच के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन गोपालगंज में राजद और दूसरी तरफ से मोकामा में राजद की स्थिति अलग अलग रही। मोकामा में राजद ने चुनाव जीते, बल्कि जबकि गोपालगंज में हार हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि जदयू के साथ गठबंधन के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को कोई फायदा होने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अब अगले लोकसभा चुनाव में कुछ दूसरी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है और फिर नीतीश कुमार के सारे सपने बिखर कर रह जाएंगे। न वो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को घमंड हो गया था। उन्हें लगने लगा कि राजद तो गोपालगंज में नहीं जीत पाई, लेकिन हम कुढ़नी में जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि बिहार में बीजेपी और जदयू दोनों अलग होने से भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार ने राजद से, यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव से यह अपील की कि राजद के विधायक होने के बावजूद वहां पर जो अयोग्य करार दिया गया था अनिल सहनी को, वो आरजेडी के विधायक थे, लेकिन फिर भी इस उपचुनाव में उनके टिकट पर, यानी कि जदयू के बैनर तले चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और उन्हें वो सीट दे दी जाए। नीतीश कुमार की ये बात मान ली गई और राजद ने वो सीट नीतीश कुमार को दे दी। नीतीश कुमार ने यहां एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। 7 पार्टियों का महागठबंधन यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। यानी कि भाजपा ने जो सोचा था कि आगे की प्लानिंग होगी और वो प्लानिंग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए होगी, उसमें मात खा गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन को कोई भी फायदा होता नहीं दिखाई पड़ा और इसलिए नीतीश के ऊपर दबाव भी बढ़ने लगा। अनिल सहनी जो वहां के पूर्व विधायक थे, उन्होंने ये मांग कर दी कि अब नीतीश कुमार का करिश्मा खत्म हो चुका है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के टिकट पर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ वो हार गया, जबकि इससे पहले आरजेडी का कैंडिडेट वहां से जीता हुआ था। यानी कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट वहां नहीं मिल रहे हैं और राजद को भी बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं होने वाला है। इन दोनों गठबंधन की जो परेशानियां हैं वो अब सामने दिखने लगी है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया रास्ता बिहार में तैयार हुआ, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से कितनी पर जीत पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, अब वो गठबंधन खत्म हो चुका है। लेकिन इस उपचुनाव में जीत ने विश्वास दिला दिया और अब दूसरे स्तर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यहां पर एक नया ट्रेंड सेट किया और उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे जिसको 10,000 के करीब वोट मिले। यानी कि मुकेश सहनी ने यह दिखाया कि आगे के चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से आने के लिए तैयार है और इसके लिए उन्होंने बताया कि उनके पास भी कुछ क्षेत्रों में 10, 20, 25 हजार वोट बरकरार हैं और उन्हें भाव दिया जाना चाहिए। यानी बिहार में समीकरण पूरी तरह से बदल गया। राजद और जदयू के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अकेले 7 पार्टियों के गठबंधन को बिखेर कर रख दिया, ध्वस्त कर दिया और उपचुनाव में जीत दर्ज की। तो दूसरी तरफ बिहार के पास ही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे ही स्थिति थी, क्योंकि रामपुर विधानसभा का उपचुनाव होना था। ये रामपुर आजम खान की सीट थी और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसके ऊपर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में पूरे राजनीतिक विश्लेषकों की
सारे रणनीतिकारों की नजर थी, क्योंकि सबको लगभग ये विश्वास था कि यहां भारतीय जनता पार्टी मात खाएगी। हालांकि इससे पहले रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। फिर भी लोकसभा और विधानसभा में अंतर है। विधानसभा में जहां पर रामपुर में कभी भी 1947 के बाद से कोई हिंदू नेता विधायक नहीं बन पाया था, और लगातार आजम खान जब से राजनीति में आए थे उनकी पकड़ थी, वहां पर जीत पाना मुश्किल था। 65% के करीब मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन बेहतरीन रणनीति ने यह दिखा दिया कि रामपुर में भी भाजपा जीत सकती है, और वहां से आकाश सक्सेना विधायक बन के आए। आकाश सक्सेना भी अपनी रणनीति बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही थी, लेकिन भाजपा के नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा था। हालांकि पूरी ताकत इसने लगा दी थी, लेकिन फिर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए, और इन दो विधायकों ने, एक बिहार के एक उत्तर प्रदेश के, तो आकाश सक्सेना ने ऐसा कमाल किया कि पीएम मोदी और अमित शाह भी हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ाई, और ये आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीत के जो दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें एक बड़ी सफलता के तौर पर मानी जा रही है। क्योंकि 80 सीटों पर जो समीकरण है उसमें मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है, और इसलिए भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ करने का एक नया विचार लाया, और उसकी बैठकें भी चलने लगी, और वो रामपुर में दिखाई पड़ा, क्योंकि 65% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में बिना मुसलमानों के समर्थन के कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीत पाएगा। और इस रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये रणनीति पर विचार करने के लिए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान केवल सपा, बसपा और कांग्रेस में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ सकते हैं। अब देखा जाए तो इन दो विधायकों के प्रदर्शन ने पूरे विपक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो विपक्षी एकता की बात करके, क्या सब लोग आपस में मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। ये सवाल अभी बरकरार है, लेकिन हड़कंप तो विपक्षी खेमे में मची हुई है, और दूसरी तरफ मोदी और शाह भी हैरान हैं कि अब इस रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है, और इन दोनों विधायकों को बड़े स्तर पर इनाम देने की तैयारी भी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।